प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या अर्थ है और इसका व्युत्पत्तिपरक क्या अर्थ है, भारतीय दृष्टिकोण से, पाश्चात्य दृष्टिकोण से, फिर विद्वानों ने इसके संदर्भ में क्या कहा, इसके अर्थ को लेकर के भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, फिर इसका शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इस सब विषयों पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। आज पुनः उसी विषयों को, जिस विषय पर बात हो गई थी और जिस पर होनी थी, जिस पर हो गई थी उसको पुनः सारांश रूप में उसको उसकी पुनरावृत्ति करते ही जिससे वह पुनः स्मृति में आ जाए, और फिर जिस पर बात नहीं हुई थी उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, विदित है, शिक्षा क्या है। शिक्षा वह है जो हमें कुछ सिखाए, कुछ ज्ञान दे या हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर दे, जो अच्छी बातें हैं उसको प्रोत्साहित करें और जो नकारात्मक बातें हैं उसमें सुधार करके, परिवर्तन करके, अगर परिवर्तन करने की इसमें गुंजाइश है तो परिवर्तन करके इसको सही दिशा में लाना, अगर परिवर्तन करना संभव नहीं तो इसको त्याग देना। साधारण रूप में शिक्षा को इसी अर्थ में लेते हैं जनसामान्य। तो जब बातें किसी चीज़ को व्याख्यायित करने की होती हैं तो साधारण अर्थों को देखते हुए उसके लोगों की क्या मत है उसके विषय में उसको भी बताना होता है, साथ ही अपने भी मत को, अपने भी दृष्टिकोण को बताना होता है, और कुछ जो उससे क्षेत्र से संबंधित विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी कथन को भी संदर्भित करना होता है। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग एक करके चर्चा करेंगे। जैसा कि तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा की व्युत्पत्तिपरक अर्थ में, तो शिक्षा के व्युत्पत्तिपरक अर्थ में हमने देखा कि भारतीय दृष्टिकोण से जो शिक्षा है उसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या है। तो एक एक करके हम लोग पुनः देख लेते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण से जो शिक्षा का अर्थ बताया गया है तो उसके बाद में देखते हैं भारतीय भाषाओं में या भारतीय भाषाओं में विशेष करके संस्कृत में शिक्षा के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? ये तीन अर्थ भारतीय भाषाओं में, विशेष करके संस्कृत में मिलते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं अर्थ। अब जैसे इसमें शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बनता है। तो ये जो शिक्ष है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक, इसका अर्थ क्या हो गया? सीखना और सिखाना।
ऐसे ही विद्या, ये विद्या शब्द है, विद्या में आप प्रत्यय लग गया, विद्या बन गया। विद का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना, या इसी को आप कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। इसी तरीके से तीसरा जो अर्थ है, तीसरा क्या है? सास। सास का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अनुशासन में रखना। इसका 3 अर्थ होता है: अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। इसके 3 अर्थ देखने को मिलते हैं। ये देखते हैं, पहले क्या है? अनुशासन में रखना। अनुशासन में रखना। दूसरा क्या है? निर्देश या नियंत्रण में रखना। दूसरा है, नीचे नहीं दिख रहा है क्या है? चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रखना। और तीसरा क्या है? निर्देश, निर्देश। इस तरीके से भारतीय दृष्टिकोण से ये 3 शब्द संस्कृत में देखने को मिलते हैं: शिक्षा, विद्या और शास्त्र। शिक्षा में आप प्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ऐसी विद्या, विद्या में विद धातु में आप प्रत्यय लगने से ये शब्द बना है। विद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, दोनों। और तीसरा सास है। सास का जो अर्थ है वो अनुशासन में रखना। 3 अर्थ में इसको व्याख्या किया गया है: अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और तीसरा क्या है? निर्देश देना। इस तरीके से ये भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा के अर्थ हम लोग देखे थे। और इसी तरीके से पाश्चात्य दृष्टिकोण से, पाश्चात्य भाषा में भी इसके जो अर्थ हैं वो हमने देखा था। क्या इसके अर्थ भी? ये शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का भी पर्याय है। और एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। एडुकेटम भी लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, ई प्लस डीको। ई का अर्थ क्या है? अंदर, और डीको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अर्थात जो भी व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ ज्ञान है, जो भी इसके अंदर उस प्रतिभा को आगे बढ़ाना या उसको इस तरीके से बढ़ा देना जिससे वह अपनी छुपी हुई प्रतिभा को आगे व्यक्त कर सके, अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन के लिए लैटिन भाषा में 2 शब्द और मिलते हैं: एडुकेयर और एडुकियर। एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, संवर्धन करना या उठाना। और एडुकियर का मतलब क्या होता है? विकसित करना और टू राइज, ऊपर उठाना। ठीक है, तो इसके लिए भी 2 शब्द मिलते हैं। तो इसके लिए एडुकेटर शब्द है एडुकेटर। यह 2 शब्द लैटिन भाषा में बना है। इसका मतलब होता है अंदर से, और इसका मतलब होता है अग्रसरित करना, अग्रसरित करना या आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अर्थात इसका दोनों का मिला के इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के अंदर छिपे हुए ज्ञान को बाहर प्रकट करना ही एजुकेशन कहलाता है। इसके लिए 2 शब्द और हैं, एडुकियर और एडुकेयर। एडुकेयर शब्द है, इसका मतलब क्या उसके 3 अर्थ होते हैं। इसका पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना
पूरा एस। एडुकेयर के 3 अर्थ हैं। इसके लिए एक शब्द और है, ऊपर देख लेते हैं हम लोग, क्या है। एडुकेयर इसका अर्थ क्या है? टू ब्रिंग अप, यानी विकसित करना, विकसित करना, और है अनुसरित करना, आगे। लेकिन ये जो एडुकेयर और एडुसियर दोनों शब्द हैं, ये क्रिया के रूप में आते हैं, तो ये ज़्यादा मान्य नहीं हुए। जो मान्य होने वाला शब्द है शिक्षा के लिए एजुकेशन ही बाद में ग्रहण किया गया। तो लेकिन चूँकि किताबों में दिया गया है इसलिए बता दिया जा रहा है। तो एजुकेशन ही शिक्षा के लिए ग्रहण किया गया, एजुकेशन शब्द। इस तरीके से हमने देखा है, इसका फिर से रिवीजन कर लिया कि शिक्षा का क्या अर्थ है, व्युत्पत्तिपरक अर्थ भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से। इसके पश्चात हमने देखा था कि इसके शिक्षा के जो अर्थ हैं कुछ और रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे शिक्षा के संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ में शिक्षा वह है जो जनमानस में, अगर हम देखें तो यही धारणा है कि जो हम स्कूलों में प्राप्त करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, एक निश्चित समय होती है, वहाँ पे एक निश्चित आयु होता है, एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित शिक्षण विधि होती है और एक निश्चित व्यक्ति होता है, शिक्षक भी निश्चित होता है। तो इस तरीके से सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। संकुचित दृष्टि से अगर शिक्षा देखें तो वह शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है और उस पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर दी गई शिक्षा को ही शिक्षा के संकुचित अर्थ में जनमानस की यह धारणा है, या इसी अर्थ में शिक्षा को जानते हैं, जिसमें सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, निश्चित होता है। लेकिन अगर देखें तो ये दायरा जो है बहुत ही संकुचित है, बहुत ही छोटा है, व्यापकता इसमें नहीं। व्यापकता किसमें है कि इस पूर्व निश्चित धारणा के अलावा भी शिक्षा है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सिर्फ शिक्षक से ही ग्रहण करता है, वो स्वयं से भी कुछ ग्रहण कर सकता है, निर्जीव से भी कुछ चीज़ें ग्रहण कर सकता है, सजीव से भी ग्रहण कर सकता है, प्रकृति से भी ग्रहण कर सकता है, वातावरण से भी ग्रहण कर सकता है। इस तरीके से उसका कोई एक सीमित दायरा नहीं है, बल्कि वह व्यापक है। तो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में यही है कि वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत, अगर एक लाइन में हम इसको कहें शिक्षा के व्यापक अर्थ में, यही कहा जा सकता है कि शिक्षा वह है जो निरंतर जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसको ऐसे ही कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि शिक्षा आजीवन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ये तो शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। अब बात आती है कि क्या संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ तो शिक्षा के रूप में क्या कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। शिक्षा का जो क्या कह सकते हैं उचित अर्थ, या जिसको हम कह सकते हैं संतुलित अर्थ, या जिसको हम कह सकते हैं रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वास्तविक अर्थ। तो वास्तविक अर्थ में देखें तो ये दोनों बातें इसमें सम्मिलित होती हैं, यानी इसमें कुछ संकीर्णता भी होती है, कुछ व्यापकता भी होती है। जो इस स्कूल में भी प्राप्त करता है, स्कूल के बाहर भी प्राप्त करता है, जो उसको भौतिक का ज्ञान कराता है, प्रकृति का ज्ञान कराता है, स्व का ज्ञान कराने के साथ साथ उसमें मानवता का निर्माण भी करते हैं, उसमें चरित्र का भी निर्माण करते हैं। मानव की प्रति प्रेम भावना, सदाचार, नैतिकता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, ये सारी बातों को समन्वित रूप से, इन सारी बातों का योग ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है ना। इन सब का समन्वित, या ऐसे कह सकते हैं शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अनेक प्रकार से सर्वांगीण विकास करे, अनेक प्रकार से, अनेक तरीकों से बहुमुखी विकास करे।
बहुमुखी मतलब हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ उसको शिक्षा के द्वारा अर्जित होता है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ हो गया। ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी उस दिन देख लिए थे, है ना। तो वास्तविक अर्थ में थोड़ी बातें इसमें करना था, तो आपको बता दी वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या है। तो इसमें कुछ लोगों के मत भी हैं, जिसको भी देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य, उनका कहना है शिक्षा के बारे में कि यदि कोई मनुष्य कुछ परीक्षाएं पास कर लें, कुछ डिग्रियां बटोर लें और वह धारा प्रवाह रूप से कुछ वक्तव्य दे सके, बोल सके, तो सिर्फ वहीं तक ही एजुकेशन नहीं है, वहीं तक ही शिक्षा नहीं है, बल्कि वह एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं, वह शिक्षा कहलाने की योग्य नहीं है। उसको इस रूप में समझ सकते हैं कि क्या वह शिक्षा कहलाने योग्य है, तो उत्तर होगा नहीं, उसको नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो जन समूह को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करे, जन समूह किससे जीवन तैयार करे? जीवन में जो संघर्ष है, जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों से निपटने के लिए योग्यता विकसित करे या संघर्ष करने की क्षमता विकसित करे या उस संघर्ष से निपटने में सहायता करे, तो और उसको निपटने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है, धैर्यशीलता की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें भी उत्पन्न करती हैं। तो इस अर्थ में शिक्षा का, संबंधित अर्थ में शिक्षा को हम कह सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी समस्याओं का समाधान करने में समय, स्थान, शिक्षक, पाठ्यचर्या, ये तो संकुचित दायरे से अलग हट करके जो भी आजीवन व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करती है या पथ प्रदर्शन करने का कार्य करती है, वह शिक्षा की व्यापक अर्थ में इसको हम व्याख्यायित कर सकते हैं। अब आता है कम्प्रिहेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन या रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, या हम उसको क्या कह सकते हैं? समन्वित अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है, वास्तविक अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है, या संतुलित अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ को जब हम लोग समझे, उसमें एक बात निकल कर के आई कि सभी शिक्षा के वास्तविक अर्थ को प्रकट करने में एक तरीके से असमर्थ है, या कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ छूट रहा है। तो उस छूटे हुई चीज़ को मिला देना ही शिक्षा का संकुचित अर्थ हो जाता है। अब तक जितने भी हमने देखा शिक्षा विदों के मत या व्युत्पत्तिपरक अर्थ, चाहे वो भारतीय दृष्टिकोण से देखे हों, पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखे हों, या शिक्षा के नैरोअर मीनिंग हो गई, वाइडर मीनिंग हो गई, इन दोनों को देखने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें कुछ न कुछ छूटा हुआ है, कुछ न कुछ चीज़ों की कमी है। तो उस कमी को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को इतना उदार मान लिया गया है कि इसे व्यक्ति के कल्याण के रूप में ग्रहण किया जाए, इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। अगर हम संकुचित परिवेश में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, इसके दायरे को एकदम छोटा कर दिया गया है। छोटा इस रूप में कर दिया गया है कि वह एक थोड़े से दायरे में सिमट गई। अतः यह आवश्यक ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि शिक्षा के सभी जो प्रचलित मत हैं, उसको अगर एक तरीके से समन्वय कर दिया जाए या उसको मिला दिया जाए, तो मिला देने से उसमें सार्वभौमिक एक तरीके से मत की खोज की जा सकती है, यूनिवर्सलाइजेशन उसका किया जा सकता है। और वस्तुतः शिक्षा एक प्रयोजन के लिए होती है, इसमें एक गतिशीलता होती है, स्पष्टता होती है और सचेष्टता भी होती है, सजगता भी होती है। तो जिस प्रक्रिया, वह प्रक्रिया है जो हर पल हर स्थिति में मानव को एक सामर्थ्यवान बनाए, प्रगतिशील बनाए और प्रगतिशील बनाने की दिशा में उसको आगे बढ़ाए। इसको शिक्षा के एक रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन में देख सकते हैं। इसमें कुछ विचार है, जैसे टी रेमंड हैं, उनके अनुसार ही कहते हैं कि शिक्षा उस विकास का नाम है। उनका क्या कहना है कि शिक्षा उस विकास का नाम है जो बच्चे की शैशवावस्था से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था तक चलती है।
ये चलती ही रहती है। इससे मानव अपने आप को क्या करता है, आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इसके क्या बना लेता है, अपने आप को उसके अनुकूल बना लेता है, यानी इसमें अपने आप को समन्वित कर देता है। तो ये टी रेमंड का कथन है। एक और प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कहना है इस संबंध में कि शिक्षा का दृष्टिकोण शिक्षा के समन्वित और वास्तविक अर्थ को व्याख्यायित करने में क्या है, असमर्थ है या पूर्णता उपयुक्त नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि अब यह बात अधिकाधिक स्वीकार की जाने लगी, यानी अब यह बात सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाने लगी है, या ज़्यादातर लोगों के द्वारा यह स्वीकार की जाने लगा है कि शिक्षा के प्रति संतुलित दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। मानसिक प्रशिक्षण के साथ साथ कल्पना शक्ति विकसित हो, सृजनात्मकता का विकास हो, कल्पना का विकास हो, तर्कशीलता का विकास हो, उसमें आध्यात्मिकता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मनोवैज्ञानिक भावों का विकास हो, जिज्ञासा को संतुष्ट करे, जो अंदर छिपा हुआ ज्ञान है उसको समझ सके, चेतनाशील बनाए, आत्मा और उसको छानबीन करके करने वाले विवेक, आत्मा को खोजने वाले विवेक का निर्माण कर सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में हमें यह भी याद रखना है इसके साथ साथ कि जीवन का वृक्ष लोहे के ढांचे से बिल्कुल क्या है, अलग है, भिन्न है। यानी पूरी तरीके से भौतिकता पे ही नहीं बल देना है, बल्कि इसके साथ साथ हमें मानवता का भी विकास करना है, इसमें सौंदर्य का विकास करना है, ललित कलाओं का विकास करना है, मस्तिष्क में जो हीनता की भावना है उसको दूर करना है, उसको मिटाना है। केवल भौतिक दरिद्रता ही दुख का कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें समाज के हितों को ही नहीं बना समाज के हितों से भी संतुष्ट करना चाहिए। सौंदर्यात्मक हो गया, आध्यात्मिकता हो गई, उत्कर्ष हो गया, ये सब पूर्ण मानव के निर्माण में अपना योगदान देते हैं और इनके प्रभाव से निर्माणकारी जो पहलू हैं उसका भी विकास होता है और मनुष्य समाज दोनों का ही इससे निर्माण हो जाता है। इस तरीके से समन्वित अर्थ में मनुष्य और समाज क्या होता है, दोनों का निर्माण होता है। इसका मनुष्य और समाज दोनों का निर्माण होता है। इसमें समाज का भी निर्माण होता है और प्लस मनुष्य का भी निर्माण होता है। तो इसके दोनों के संयुक्त रूप को ही क्या कह सकते हैं, वास्तविक शिक्षा का वास्तविक, इसका वास्तविक अर्थ होगा। तो अब अतः इस चीज़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव को पूर्ण मानव के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली वह व्यापक प्रक्रिया है जिससे मानव अपना हित संवर्धन करे, अपना हित संवर्धन करने के साथ साथ समाज का भी हित संवर्धन करे और उसका हित करने हेतु प्रेरित भी हो और नव निर्माण हेतु क्रियाशील भी हो, विकसित भी हो। तो इस तरीके से शिक्षा शास्त्र में क्या कुछ प्रमुख परिभाषाएँ भी हैं विद्वानों द्वारा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी या पूरी हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसमें हेडिंग डाल लीजिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्र, दार्शनिकों
दार्शनिकों द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा इसमें 8-10 लोगों का है, जिसमें दोनों मिला करके भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान दोनों का हम लोग देख लेते हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी ज़्यादा अच्छी परिभाषाएँ हैं, 4-4, 5 बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय शिक्षा शास्त्र द्वारा भारतीय विद्वान। तो अब इसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो शंकराचार्य का। सबसे पहले नाम जिसका आता है शंकराचार्य। बहुत 3 ही 4 शब्द हैं, लेकिन परिभाषा क्या है इसमें? देखने में तो छोटा है, लेकिन व्यापकता काफ़ी व्यापक। क्या कहते हैं? सा विद्या या विमुक्त है। इनका क्या परिभाषा? शंकराचार्य क्या परिभाषा है? सा विद्या विमुक्त है। इसका मतलब क्या हुआ? सा विद्या विमुक्त है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो क्या हो गया? इसका अर्थ कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है ना। इसका अर्थ क्या होगा? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। ये शंकराचार्य का कहना है। सा विवाह विद्या मानी शिक्षा हो या विमुक्त है, यानी शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। ये किसकी परिभाषा है? किसने बताया? शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य। ये शिक्षा की परिभाषा इस तरह देते हैं, सा विद्या विमुक्त है। आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर जगहों में लिखा भी रहता है स्लोगन, लोगों में कहीं कहीं लिखा रहता है तो कि शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। किससे मुक्ति दिलाए? अब देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात होता है। मुक्ति आखिर किससे दिलाए? मुक्ति दुखों से दिलाए, मुक्ति कष्टों से दिलाए, मुक्ति इस माया मोह से दिलाए, मुक्ति संसारिकता से दिलाए, मुक्ति हमें अज्ञान से दिलाए, मुक्ति हमें अशिक्षा से दिलाए। तो हर चीज़, जो भी संसार के दुख हैं, जो भी संसार के कष्ट हैं, उन सभी से हमें मुक्ति जो दिलाती है वही क्या है? शिक्षा। इस आवागमन से मुक्ति दिलाए, ईश्वर को प्राप्त करने में एक सहायक साधन के रूप में। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी व्यापकता है। परिभाषा क्या है? काफ़ी व्यापक है। ये किसकी है परिभाषा? आदिगुरु शंकराचार्य। फिर एक विद्वान, भारतीय विद्वान स्वामी दयानंद, इनका भी हम लोग देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की हम लोग देख लेते हैं। इनकी भी परिभाषा छोटी है। इनकी भी परिभाषा में 4 ही शब्द हैं, लेकिन व्यापकता इसमें भी नहीं था। स्वामी दयानंद के अनुसार, स्वामी दयानंद के अनुसार इनका क्या कहना है? स्वामी जी क्या है? विद्या विलास मनुष्यो धृतशील शिक्षा। विद्या, इसमें 4 शब्द है। विद्या विलास मनुष्यो धृतशील शिक्षा। विद्या विलास मनुष्यो धृतशील शिक्षा। विद्या देखते हैं, विद्या विलास मनुष्यो
विधान विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षण, धृतशील शिक्षण, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखा है। हाँ देख तो है, विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थात विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। विद्या में विलास, विलास मतलब निवास करना है ना। विद्या में निवास करने वाले मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। विद्या में निवास यानी विद्या में निवास करना यानी रहना में करने वाले मन का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। विद्या में निवास करने वाले मन, विद्या में इसका क्या हो जाएगा? विद्या में, यहाँ देखिए, विद्या में निवास करने वाले मन का निर्माण करना ही, मन का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। इसमें भी देखिए 4 शब्द ही है। कौन कौन शब्द है? विद्या है, विलास है, मनसो है, धृतशील शिक्षा है। इसका क्या होगा? विद्या है ना, विद्या मतलब विद्या ही होगा, विलास माने निवास करना, मनसो माने मन, धृतशील माने उसका निर्माण करना, और शिक्षा माने शिक्षा ही होगा। तो विद्या में विलास करने वाले, विद्या में निवास करने वाले मन का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ये किसके अनुसार है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि विद्या में निवास करने वाले मन का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। विद्या में निवास करने वाले मन का निर्माण ही क्या करता है? क्या कहलाती है? शिक्षा कहती है। एक और विद्वान है स्वामी विवेकानंद, इनका भी देख लेते हैं हम। बड़ी अच्छी परिभाषा है स्वामी विवेकानंद, तो कई बार स्वामी पूछा भी गया है किसकी परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद की सबको पता भी है, पहले पहले इसके भी गुरुवरु हुए होंगे, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार देख लेते हैं। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? अंतर्निहित, यानी हमारे अंदर सारी विद्वता, सारा ज्ञान, सारी प्रतिभा, सारी क्षमता क्या है? छिपी हुई। क्या है? छिपी हुई है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा का काम वही है कि वो जो छिपी हुई शक्ति है, छिपी हुई प्रतिभा है, छिपी हुई योग्यता है, छिपी हुई निपुणता है, उसकी खोज करे और उसको खोज करके जगाए, जागृत करे, गतिशील बनाए और उसको बाहर की ओर अभिव्यक्त करने की योग्यता, क्षमता का विकास कर दे, है ना। तो यही का कहना है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाती है। देख लेते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा करना है। क्या है? शिक्षा ये है तो बड़ी छोटी है ना। इसमें भी 6-7 शब्द हैं, लेकिन इसमें भी काफी व्यापकता है कि सब कुछ मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है, कहीं से कुछ लाना नहीं है। उसको जो जैसा बनना रहता है, ईश्वर प्रकृति उसको वैसी शक्ति, वैसी क्षमता दे करके
इस संसार में वह व्यक्ति आता है, लेके ही आता है। बस शिक्षा क्या करती है? उस प्रतिभा को जगाती है, उस प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के योग्य बना देती है, उसमें क्षमता ऐसा ला देते हैं या उसमें सक्रियता ला देती है जिससे वो छिपा हुआ जो ज्ञान है, जो छिपी हुई प्रतिभा है, शक्ति है, उसका प्रकटीकरण बाहर हो जाए, यानी इसको समाज में व्यक्त कर सके, प्रकट कर सके। प्रकट करने की प्रतिभा को विकसित करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहता है। तो मनुष्य के अंदर जो भी शक्ति है, पूर्णता है, पूर्णता का मतलब है कि वो सब कुछ उसके अंदर ही विद्यमान है, उस पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, किसका कहना था? स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। और है, देख लेते हैं स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा बहुत अच्छी है ना। रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा है। अच्छा, महात्मा गांधी को भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी की बहुत अच्छी परिभाषा है। इनका कहना है कि शिक्षा का अभिप्राय क्या है? बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास से। शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास से है। क्या है? शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के 3 चीजें हैं, शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास से है। देखिए, शिक्षा का अभिप्राय बालक तथा मनुष्य की शरीर, मन तथा आत्मा, के बहुमुखी तथा सर्वोत्तम विकास से ये देखो, बहुत अच्छी परिभाषा है। शिक्षा का अभिप्राय बालक मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा की बहुमुखी तथा सर्वोत्तम विकास है ना। ये भी अच्छी परिभाषा है। महात्मा गांधी क्या कहना है? शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास से। ये किसी परिभाषा है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का कहना है कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर का, मन का और आत्मा का ऐसा विकास है जो बहुमुखी हो। बहुमुखी मतलब कई दिशाओं में, चाहे वो सामाजिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो, है ना। इन बौद्धिक विकास, और विकास कैसा हो? सर्वोत्तम हो, सबसे अच्छा हो, यानी उससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। विकास का नाम ही क्या है? शिक्षा है। एक और देख लेते हैं हम भारतीय में, इसका रविंद्रनाथ टैगोर की भी बहुत अच्छी परिभाषा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तो गांधी जी की है, रविंद्रनाथ टैगोर की।
शिक्षा क्या है देख लेते हैं। इनका कहना है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है, यानी सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है ना। फिर से देख लीजिए, इनका कहना है सर्वोत्तम शिक्षा वह है, यह सर्वोत्तम शिक्षा वह जो हमें सूचना ही नहीं देती। सर्वोत्तम शिक्षा वह जो हमें सूचना ही नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। देख लेते हैं, सर्वोत्तम शिक्षा वह सर्वोत्तम शिक्षा वह जो हमें सूचना ही नहीं देती, अपितु क्या करती है? हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि, हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि, सृष्टि में समरसता पैदा करती है। संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। अब इनका ये क्या कहना है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह जो हमें सूचना ही नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है ना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा है कि शिक्षा हमें सिर्फ सूचना ही नहीं देती, हमें चीज़ों को हमारे दिमाग में भरती ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो क्या करती है, हमारे जीवन को संपूर्ण सृष्टि के साथ एक समन्वय स्थापित करती है, एक संतुलन स्थापित करती है, जिससे एक दूसरे में समरसता आ सके, सृष्टि में भी और मानव में। तो ये किसकी परिभाषा है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही अच्छी परिभाषा है। ये तो अभी तक हमने देखा कि भारतीय विद्वानों के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है। अब हम देख लेते हैं पाश्चात्य विद्वानों में शिक्षा की क्या परिभाषा है। हमने 5 जैसे भारतीय विद्वानों देखा, ऐसे ही कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं, उनके संदर्भ में शिक्षा को देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला नाम है वो जॉन डीवी का है ना। जॉन डीवी, ये तो भारतीय यहाँ पे पाश्चात्य है ना, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई शिक्षा की पाश्चात्य विद्वानों में जॉन डीवी का नाम आता है। जॉन डीवी शिक्षा को क्या परिभाषित करते हैं? जॉन डीवी के अनुसार क्या शिक्षा है कि शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार समाज के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। बड़ी अच्छी परिभाषा है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को विकसित करने के लिए, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए हम भोजन करते हैं या भोजन करना पड़ता है, ठीक वैसे ही समाज के विकास के लिए, समाज को जीवित रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये किसका कहना था? जॉन डीवी का। चलिए देख लेते हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए क्या कहना है, जिस प्रकार शारीरिक
इस प्रकार शारीरिक विकास के लिए, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। ये कथन क्या कहें, जान लीजिए क्या है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, बड़ा अच्छी परिभाषा है। जैसे यह शरीर हमारा भोजन के बगैर निर्जीव हो जाएगा, जब भोजन के बगैर विकसित नहीं हो पाएगा, वैसे ही समाज में अगर शिक्षा नहीं होगी तो समाज विकसित नहीं हो पाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है बात। अब एक विद्वान है बटलर, उनकी भी परिभाषा शिक्षा के संदर्भ में जाएगी, भाषा उसको भी देख लेते हैं। बटलर का कहना है कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ, शिक्षा प्रजाति की जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, उन आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। यानी जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियां, उसके साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन ही, जैसे उससे सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है, शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये किसका कहना था, बटलर महोदय का, कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक जो उपलब्धियां हैं उसके साथ क्रमबद्ध अनुकूलन करना ही शिक्षा कहलाती है। ये किसका कथन है, बटलर महोदय का कथन है। ठीक है, कि एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू द स्पिरिचुअल पोजीशन ऑफ द राइस। यानी शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन, यानी जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं उसके साथ क्रमिक अनुकूलन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है, बटलर महोदय ने यह शिक्षा की परिभाषा दी है। फिर एक परिभाषा और है अरस्तु, ये भी महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। बहुत अच्छी परिभाषा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क को विकसित करना ही शिक्षा है। सबसे पहली बात तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। कई बार ये परिभाषा पूछी भी जाती है परीक्षाओं कि ये किसकी परिभाषा है, शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। यह अरस्तु महोदय कहते हैं कि हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा का कार्य है। यह शिक्षा हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। एक और परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर का। इन्होंने शिक्षा क्या कहता है, शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यानी वही उनकी परिभाषा है। वो कहते हैं अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है शिक्षा। तो कुछ उसी से मिलती जुलती है हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा कि शिक्षा का अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। जिन जो अंतर्निहित हमारी शक्ति है और जो बाह्य प्रकृति है उसके साथ समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये किसका कहना था, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था। तो एक दो परिभाषाएं और भी देख लेते हैं। एक कांट महोदय हैं।
कांट ने शिक्षा को एक परिभाषा दी थी कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी वही बात निकल करके आई कि अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको विकसित करना ही शिक्षा है, और उतना ही विकास होगा जितना उसके अंदर क्षमता है, जितनी उसके अंदर प्रतिभा है, जितना उसके अंदर ज्ञान है ना, वही क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा व्यक्ति की जो पूर्णता है उस पूर्णता का विकास करती है जिसके कि वह योग्य है, जितनी की उसमें क्षमता है, जितनी की उसमें प्रतिभा है, उस प्रतिभा का विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी कि उसमें क्या है, क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है। ठीक, ये किसकी परिभाषा है, कांट महोदय ने दी। एक और है देख लेते हैं, प्लेटो की। प्लेटो का भी नाम सुने होंगे, इनकी भी बड़ी अच्छी परिभाषा है। शिक्षा का इनका क्या कहना है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा, यानी वही उनकी आगे महात्मा गांधी की, शिक्षा का कार्य है मनुष्य की शरीर और आत्मा, यानी ये जो बाह्य शरीर है और आंतरिक जो आत्मा है, उस बाह्य शरीर और आंतरिक आत्मा को पूर्णता प्रदान करना, यानी इसको पूरी तरीके से विकसित कर देना ही जिसके कि वह योग्य है, जिसके कि वह योग्य है, उस योग्यता के अनुकूल ही उसकी शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान कर देना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये कथन किसका है, प्लेटो महोदय का है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा की लगभग 10-11 परिभाषाएँ हमने देख ली, जो बहुत मेन है, होने की तो बहुत सारी परिभाषाएँ, लेकिन ये पर्याप्त है, या इतना भी आपको जानकारी हो जाती है, इतना भी आप याद कर लेते हैं तो पर्याप्त है। इन्हीं में से परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इतना आप अगर याद भी कर लेते हैं, इसमें 4-5 जो भारतीय विद्वानों के अनुसार शिक्षा शास्त्री दार्शनिकों के अनुसार बताई गई, और जो 4-5 पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, इन दोनों को अगर देख लेंगे तो हमें लगता है कि पर्याप्त है, काफ़ी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम यहीं तक रखते हैं, और फिर आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। तो इन सब कामनाओं के साथ आप सबको अच्छा लगा होगा, इस आशा के साथ हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतनी देर तक आपने धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना, इसके अंदर हमारे, और पुनः आप सभी को धन्यवाद देने के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।